पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें गुना, विदिशा और दमोह के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, दमोह से तरवर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा की सीट अभी होल्ड पर है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का यहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों से मुकाबला होगा और वो 3 बड़ी सीटें जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े चेहरों को उतारा है और यहां इनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। और अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन के बीच किन नेताओं की पैठ ज्यादा मजबूत है। फिलहाल एक कंपैरिजन यानी एक तुलनात्मक कुछ तथ्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह, उनके कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ ऐसे आंकड़े जिससे एक खाका आप तैयार कर सकते हैं कि कौन अभी कितने पानी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबकि विदिशा की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 18 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रताप भानु शर्मा उनके सामने हैं। विदिशा से वो सांसद भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी प्रताप भानु शर्मा रह चुके हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान के प्रोफाइल को हर खासवाम जानता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, दमोह से राहुल लोधी और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि गुना से राव यादवेंद्र सिंह, तरवर सिंह लोधी और प्रताप भानु शर्मा ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस पर बातचीत करेंगे हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु चौरे भोपाल से, दिनेश यादव, सुशील कौशिक, ये तीनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले वासु आपके पास आते हैं। अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 और सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, गुना, विदिशा और दमोह की ये जो उम्मीदवार घोषित किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बड़ा समय लगा लेकिन बहुत सोच विचार कर अनुभवी उम्मीदवारों को यहां से उतारा गया है। निश्चित तौर पर देखिए, और ये तीनों ही सीटें जो हैं आशीष, वो बीते चुनावों में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीतना किसी बड़ी चुनौती नहीं है। लगातार पार्टी ने मंथन किया, वक्त लिया और उसके बाद ये उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अगर आप दमोह के समीकरण देखें तो वहां पे राहुल लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लोधी बाहुल ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, ओबीसी वर्ग जो है वो आता है, ओबीसी लोधी समाज जो है ओबीसी वर्ग से आता है और यही वजह है कि बंडा से पूर्व विधायक तरवर लोधी को यहां से चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, ताकि जातीय समीकरणों को साधा जाए। और वो चूंकि पूर्व विधायक भी रहे तो इससे ये भी बात साफ होती है कि उनका अपना एक जन आधार भी है। फिर अगर आप गुना की बात करते हैं तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर हार गए थे। बीजेपी के केपी यादव यहां से चुनाव जीते थे और लेकिन अब सिंधिया का कद बड़ा है बीजेपी में, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जोरदार प्रचार प्रसार भी किया था पूरे प्रदेश में। उनके सामने यादवेंद्र यादव को उतारा गया है और ठीक उसी तरह एक जातीय और सियासी समीकरण साधने की जो कोशिश है वो वहां पर की जा रही है। फिर अगर आप विदिशा की बात करते हैं तो हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे से वहां पे बीजेपी जीतती आ रही है। शिवराज सिंह चौहान वहां से पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और एक बार फिर से शिवराज वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस सीट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रताप भानु शर्मा को वहां से उतारा गया है और विदिशा सीट पर कांग्रेस से जीतने वाले एकमात्र शख्स हैं तो वो प्रताप भानु शर्मा है। अब देखना होगा इस बार वो कितना बेहतर कर पाते हैं। आशीष, बिल्कुल। सुशील, आपके पास आते हैं, जो कि ग्वालियर सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित किया जाना है कांग्रेस पार्टी को, चर्चा किसकी है और कारण क्या है कि इतना समय लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ ग्वालियर बल्कि ग्वालियर के साथ ही मुरैना लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वजह यही है कि इन दोनों जिलों में, इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कई नेता ऐसे जो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं और यही वजह है कि दावेदारों की लंबी लिस्ट और आपसी खींचतान के चलते ही यहाँ पर अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ प्रवीण पाठक जो पूर्व विधायक है, इसके अलावा पूर्व सांसद राम सेवक सिंह बाबूजी, इसके अलावा युवा नेता मितेंद्र सिंह सहित कुछ और
नाम है जो यहाँ टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो आलाकमान को इनमें से तय करना है कि किसको चुनाव मैदान में उतारे। इसके अलावा मुरैना की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से अगर देखें तो नीतू सिकरवार का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में। इसके अलावा विधायक पंकज उपाध्याय है। इसके अलावा एक दो और नाम हैं जिनको लेकर टिकट का मंथन चल रहा है। अब दोनों ही जो लोकसभा सीट है इन पर कांग्रेस के लिए टिकट घोषित करना बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि कांग्रेस मंथन कर रही है कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार यहाँ उतारा जाए जो भाजपा को टक्कर दे सके। साथ ही उस उम्मीदवार के उतारे जाने पर पार्टी के अंदर किसी तरह की गुटबाजी भी ज़्यादा ना रहे। तो यही वजह है कि इन दोनों सीट पर उम्मीदवार पार्टी अभी नहीं उतार पाई है। गुना की अगर बात करें तो गुना में दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब राजनीति 2002 में शुरू हुई थी, सबसे पहला उपचुनाव उन्होंने गुना सीट से लड़ा था, तो उस समय उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के राव देशराज सिंह यादव थे। और आज जो है जब पहला चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में लोकसभा का लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके सामने राव देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव है। यानी सबसे पहला चुनाव उन्होंने पिता के खिलाफ लड़ा था, और बीजेपी का सबसे पहला चुनाव वो उनके बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि पिछला चुनाव सिंधिया यहाँ केपी यादव से हारे थे। यादव बहुल्य इलाका भी है, तो ये फैक्टर ओबीसी फैक्टर और यादव वोटरों की तादाद के चलते जो है यहाँ सिंधिया के सामने कांग्रेस ने यादवेंद्र को उतारा है। हालांकि सिंधिया का पलड़ा बीजेपी भारी बता रही है, लेकिन निश्चित तौर पर दिलचस्प मुकाबला गुना में होगा। और पुराने आंकड़े भी सुशील कुछ ना कुछ अपना असर जरूर दिखाएंगे, या मेहनत करने की संभवतः जरूरत होगी, क्योंकि 2019 का परिणाम भी संभव है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद होगा। दिनेश के पास चलता है, हमारे सहयोगी दिनेश यादव इस वक्त मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे विदिशा की सीट को लेकर। दिनेश, विदिशा सीट हाई प्रोफाइल सीट तो उसी वक्त हो गई थी जब वहां से बीजेपी ने शिवराज सिंह को उतारा था, और अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ग्राउंड पर किस तरह की सुगबुगाहट है? हालांकि शिवराज सिंह एक बड़ा और नोन चेहरा है राजनीति का, और खास करके बीजेपी के तो कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल आशीष, आपने जिस तरह से कहा, विदिशा लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट यहां पर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज यहां से नेतृत्व किया है। जिस हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर यहाँ पर अपना नाम ऐलान किया था, तो लगातार लगा रहा था कि कांग्रेस से कौन यहाँ पर प्रत्याशी होगा जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को सामने चुनाव लड़ेगा या टक्कर देगा। तो जिस हिसाब से बात चल रही थी, लगातार अनुमा आचार्य जो विंग कमांडर रिटायर हैं उनका नाम चल रहा था, फिर बीच में नाम आया देवेंद्र पटेल का, लेकिन एक नाम फिर तेजी से यहाँ पर आया कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये देख सकते आती जी जिस तरह से सुरेश पचौरी जी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी कि एक ब्राह्मण चेहरा भी हो जो इस क्षेत्र में सामने आए, क्योंकि सुरेश पचौरी जैसी पार्टी छोड़ गए। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं विचार किया, मंथन किया कि अब है जो प्रताप भानु शर्मा जो पूर्व सांसद हैं उनको ही एक बार उनके ही नाम पे यहाँ पर मोहर लगाई जाए। तो जिस हिसाब से हमने खबर दिखाई थी उस हिसाब से तुरंत यहाँ पर जब रात में जब लिस्ट आई तो उसमें प्रताप भानु शर्मा का नाम आया। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए और प्रताप भानु शर्मा के लिए कि शिवराज सिंह चौहान जैसा दिग्गज चेहरा जो प्रदेश का लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है और काफी लोकप्रिय भी है, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर मैदान में उतरती है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा भी एक बड़ा नाम है और पुराना नाम है, इसको लेकर अब देखना है कि दिलचस्प मुकाबला जो है विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जिस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान उतार दिया है। लेकिन थोड़ी सी कांग्रेस यहाँ पर लेट हो गई है, अगर प्रत्याशी पहले उतारती तो थोड़ी पहले तैयारी कर पाती, क्योंकि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में है और शिवराज सिंह चौहान जैसा लोकप्रिय चेहरा जो लगातार लोगों के दिलों पर राज करता है, अब ऐसे में प्रताप भानु शर्मा उनके सामने है तो कितनी टक्कर दे पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट ये मानी जाती है, पुराने लिहाज से हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान भी लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक लंबा उन्होंने वक्फा गुजारा है, लंबा समय गुजारा है बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, और अब वो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं तो देखना होगा कि लोग उन्हें कितना प्यार देते हैं, किस तरह से स्वीकार करते हैं। और बात हम अगर करें कुछ अन्य सीटों की, चाहे मध्य प्रदेश में 29 में से 4 सीटों पर अभी नाम तय नहीं हुए, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट समाजवादी पार्टी को वासु दी है, वहाँ खजुराहो में वो किसे उतारेंगे इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो 3 सीटें जिसमें खंडवा, ग्वालियर और मुरैना का जिक्र अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी ग्वालियर से, वो सीटें अभी होल्ड पर हैं। कोई बड़ा कारण अब तक पता चल पाया हो? भोपाल में किस तरह की मूवमेंट है? क्या दिल्ली आना जाना इसके संबंध में हो रहा है या अभी कुछ और समय लग सकता है?
अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। इसकी 2 वजह आप मान सकते हैं। पहले अगर हम खंडवा सीट की बात करें जो मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में आती है, यहां पर बीजेपी ने बीते चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो लगातार गेन किया, लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का नाम यहां से जरूर चर्चाओं में चल रहा है कि वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई जो और नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अरुण यादव को खुद बीते चुनावों में मात खानी पड़ी है बीजेपी के हाथों, और बीजेपी का एक मजबूत जो कैडर और संगठन है वो यहां पर उभर कर आया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए खंडवा सीट पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ना होगा, तभी जो है वो यहां पर कुछ बेहतर परिणाम आ सकेंगे, और एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश में है। कोई नया और युवा चेहरा भी खंडवा सीट से कांग्रेस उतार सकती है मैदान में, ताकि जो बीजेपी है उसको, जो विजयी रथ है उसको रोका जा सके। हालांकि देखिए, जो ग्वालियर सीट है, मुरैना सीट है और खंडवा सीट है, इन तीनों ही सीटों पर तीसरे और चौथे चरण में मतदान होना है। यानी कि पार्टी के पास जो समय है वोटिंग के पहले, उसको पार्टी भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है और मंथन कर रही है। रही बात आप मुरैना और ग्वालियर सीट की करते हैं, तो यहां पर भी जिस तरीके से सुशील भी बता रहे थे कि लंबी फहरिस्त है यहां पे उम्मीदवारों की, दावेदारों की जो पार्टी की ओर से टिकट चाहते हैं, और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा भी किया था कि ऐसे उम्मीदवार की कांग्रेस को यहां पे तलाश है जो सर्वमान्य हो, जिसको टिकट मिलने के चलते पार्टी में किसी तरीके का विरोधाभास ना उभरे, ताकि कांग्रेस इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करे और जीत सके। अशोक सिंह जो कांग्रेस के ट्रेजरर हैं मध्य प्रदेश के, वो ग्वालियर से चुनाव लड़ते रहे हैं, और हालांकि उन्हें लगातार हार का भी बीते चुनावों में सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि वहां एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस हो, और वहां जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो है, सियासी समीकरण जो है काफी महत्व रखते हैं। तो प्रवीण पाठक समेत कई नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, और मुरैना में भी कमोवेश इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। इस सब के इतर एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को दी गई है, खजुराहो की सीट। खजुराहो में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां से प्रत्याशी भी हैं। बीता चुनाव लंबे मार्जिन से वो जीते थे। अब समाजवादी पार्टी क्या स्थानीय किसी नेता को वहां से उम्मीदवार बनाती है, या बाहर से किसी चेहरे को लाकर खजुराहो में चुनाव लड़ाकर माहौल बनाने की कोशिश करती है, जरूर देखने वाली बात होगी। बीच में ये भी चर्चा आया कि चूंकि खजुराहो एक पर्यटन की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है, देश ही नहीं दुनिया में एक जाना माना नाम है, पन्ना भी इसी पूरे क्षेत्र में आता है जहां पर टाइगर रिजर्व है, तो ऐसी सीट को लेकर एक बाहरी प्रत्याशी या फिर कोई सेलिब्रिटी फेस भी समाजवादी पार्टी वहां पर उतार सकती है, ताकि एक चुनावी माहौल बने। और समाजवादी पार्टी की ये भी कोशिश है कि गठबंधन के तहत जो मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट उन्हें मिली है वहां पर वो बेहतर प्रदर्शन करे, अपने वोट शेयर को बढ़ाए, ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी समाजवादी पार्टी का एक दखल जो है वो आने वाले समय में हो सके। बहरहाल देखना होगा कि कब तक इन सीटों पर स्थिति साफ होती है। खजुराहो जैसी सीट बासु जब चर्चा में हो, जहां से वीडी शर्मा जैसे बीजेपी के दिग्गज को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा होगे, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है, और खास करके समाजवादी पार्टी जिसका बहुत बड़ा कोई जनाधार मध्य प्रदेश में है नहीं। अब खजुराहो में कितना वो दम दिखा पाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे।